आज के हमारे स्पीकर श्री प्रदीप जी चोपड़ा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी कोटेचा, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुशील जी जैन चौरड़िया भी हैं, और साथ में हमारे सुशील जी चोपड़ा जो हमारे महाप्रज्ञ साहित्य परियोजना के कन्वीनर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुशील जी चोपड़ा को कि आज के हमारे स्पीकर श्री प्रदीप जी चोपड़ा को वेलकम करें, और हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी। हम लोग लाइव है भी फेसबुक पर। ये कैमरा ऑफ रखना है और ऑफ ना आपको सुनाई देगा। सुशील जी आपको सुन पा रहे हैं हम? हाँ जी, शुरू करते हैं अपने। वेलकम। नमस्कार। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से नमन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति वंदना। वंदना साध्वी प्रमुखा जी एवं मुनि श्री डॉक्टर रजनीश कुमार जी, हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक, और सभी चारित्र आत्माओं को जय नमन। जय जिनेन्द्र। My fellow TPF members and guests, the past few weeks have been challenging in a way that none of us has ever imagined and experienced, changing our life and society in extreme way at the moment. TPF by webinar is bringing cream of our society to interact and present views in these difficult times. And it is really a matter of great satisfaction that our expert speakers are passionately and energetically helping us to foresee and shape our future. In this series, we have with us today honorable and notable speaker, Sri Pradeep. Pradeep is the chairman of Ireland Institute of Leadership and Development, director of PS Group of Real Estate Developers. He is guiding force to our own team of education from day one. He is actively involved with many educational institutions and also member of board of Jain Vishwabharati University, Lucknow. He has written more than 100 articles on the personality development and real estate sector and are published in newspapers and magazines all over India. He has authored many books on the personality development and real estate management, and also on Marwadi Sheherwali royal cuisine. He is actively involved in rebuilding the ancestral school in Gangasar, Bikaner, and also planning to develop a skill development center in Bikaner. According to him, this long epidemic closure is blessing in disguise, adversity, advantage, a time to pause, rejuvenate, rebuild, restart, and reboot. He will take all of us to navigate together in our thoughts and dreams of all the adventure to come in future and remain positive and creative in these difficult times. I welcome Sri Pradeep ji and also our members to listen to him and can present their queries in chat mode, so our moderator can present all questions to him subsequently. I welcome you all, and over to Sri Pradeep ji Chopra to continue. बहुत बहुत धन्यवाद। के चरणों में नमन। आचार्य श्री और आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, और एक आपने जो अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों को एड्रेस करने के लिए, बहुत ही इसके आभारी हूं मैं आपका। तो ऐसा है कि आप लोग जिस भी माहौल में रह रहे हैं, अभी सब घरों में रह रहे हैं, और हम चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सुन रहे हैं। लोग इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, कोरोना वायरस का जब ये कहर ख़त्म होगा तो उसके बाद इकोनॉमिक कहर आएगा, और सारी सब जगह जो है बातें वो सिर्फ नेगेटिव की बातें हो रही है। तो मैं आपसे जो ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है वो शेयर करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने सजेस्ट किया कि इस विषय पर हम लोग चर्चा करें। आपको मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक छोटी सी कहानी है।
1981 में एक पूरे विश्व में आईटी सेक्टर में बहुत जोर मंदी आई हुई थी और आईटी कंपनियों की यह हालत थी कि उनसे उनकी सैलरी दे नहीं पा रहे थे वो अपने जो थोड़े जो रीजनेबल सैलरी जो उनको मिलती थी। तो एक कंपनी पूना में थी, उसके जो 6 सीनियर एम्प्लॉय थे उनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो बड़े दुखी हो गए, वो बोले कि यहाँ सैलरी मिल नहीं रही है और आईटी कंपनियों की बड़ी हालत खराब है, तो हम लोग इसको छोड़ के दूसरी आईटी कंपनी भी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि सारी आईटी कंपनियों की हालत खराब है। तो उन्होंने तय किया कि हम लोग एक बोझ बने हुए हैं अपनी कंपनी में, इससे बेटर है कि हम लोग अब खुद ही रेजिग्नेशन देते हैं, खुद रेजिग्नेशन देके खुद ही कुछ शुरू करते हैं। तो इनको जो ये ग्रुप जो था, इसके एक लीडर ने अपनी पत्नी से 10,000 रुपये उधार लेके और एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीद के और अपने 800 स्क्वायर फीट के फ्लैट के एक रूम में एक एक्टिविटी या कह लीजिए कंपनी शुरू की और वो कंपनी जो है वो आज कई लाख करोड़ की कंपनी बन गई है। आप समझ गए होंगे कि मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूं। तो वो अगर एडवर्सिटी नहीं आती नारायण मूर्ति और उनके ग्रुप के लोगों में, और वो अगर उनको सैलरी मिलती रहती और वो अगर वो एडवर्सिटी फेस नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि नारायण मूर्ति और वो लोग एक जो जमी जमाई नौकरी को छोड़ के उनमें इतनी हिम्मत आती कि वो एक अपना अलग से कंपनी शुरू करते। तो वो एक कंपनी शुरू इसलिए की एक एडवर्सिटी थी, एडवर्सिटी में उनके पास कोई उपाय नहीं था, वो फोर्स हो गए और उन्होंने एक कंपनी शुरू की। आप देखेंगे कि ये जितनी भी कई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी, इवन जो सुब्रतो बागची की कंपनी है माइंड ट्री, उनकी भी ऐसी उनकी खुद की आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि मैं सारा जीवन सोचता रहा कि मैं छोड़ के कंपनी शुरू करूंगा, लेकिन मैं शुरू नहीं कर पाया। अल्टीमेटली व्हेन आई गॉट फायर्ड फ्रॉम विप्रो देन आई स्टार्टेड दिस कंपनी। और एक एक्चुअली एक किताब है, वो किताब का शीर्षक ही है द बेस्ट थिंग हैपेंड विद मी वाज व्हेन आई गॉट फायर्ड। उसमें कम से कम 40 लोगों की कहानियां हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया और वो नौकरी से निकालने के बाद में उन्होंने अपनी कंपनियां चालू की और वो कंपनियां आज लाखों करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है कंपनियों की। अगर उनके जीवन में ये एडवर्सिटी नहीं आती तो कभी उनको हिम्मत ही नहीं होती वो छोड़ के इसको शुरू करते अपनी कंपनी। अब आप कोरोना वायरस की बात ही ले लें अपने, तो 1666 में फर्स्ट बेबियोनिक प्लेग आया था लंदन यूके में, और उसमें 45% वहां की जो जनसंख्या थी वो मर गई। माने इस तरह से बुरी हालत हुई वहां पे, बड़ी जोर महामारी। आज तो समझिए 45% तो बहुत दूर है, अभी तो समझिए हम लोग इतने जो आ रहे हैं उसमें भी जो परसेंटेज ऑफ पीपल डाइंग आर ओनली नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। उस समय आप सोचिए 45% जनसंख्या मर गई प्लेग के कारण, कितनी बड़ी त्रासदी थी वो। लेकिन उसी वक्त साइंटिफिक डिस्कवरी सबसे ज्यादा उसी टाइम में हुई। जो लोग घर में जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया था उस समय, उन लोगों ने सबसे बड़ी डिस्कवरी की। उस टाइम में न्यूटन ने प्रिंसिपा मैथमेटिका का इजाद किया, जो ग्रेविटी के बारे में रूल्स थे और जो फिजिक्स के जो सबसे बड़े सिद्धांत थे वो घर में बैठ बैठ के उन्होंने वो सिद्धांत, और बहुत सारी डिस्कवरी हुई, बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, बिकॉज लोगों के पास समय आ गया, लोग घर में बैठे हुए थे। और आप देखेंगे कि पूरी अगर सेंचुरी में आप देखिए तो उस महामारी के वक्त में जितनी डिस्कवरी हुई उतनी डिस्कवरी पूरे सेंचुरी में नहीं, इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई। सेकेंड टाइम जब 1918 में ये हुआ तब भी वही कहानी है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरे विश्व में ये वातावरण बना हुआ है, इससे अभी हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी उभर के आएगी कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन में चली जाएगी। ये हमेशा हुआ है, हर एडवर्सिटी में ह्यूमैनिटी हैज gone to the next level of development or evolution. It has the whole history. If you go back, you'll find every time this has happened, we have actually gone to the next level of development. तो इस बार ऐसा नहीं होगा,
मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। हमको अभी पता नहीं चल रहा, आप देख लीजिए कि ये कोरोना के पहले कितनी बार हमने ये वेब मीटिंग की। मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने कोई भी कुछ लोगों ने शायद की होगी, लेकिन मैंने तो वेब मीटिंग ये इस क्राइसिस के आने के बाद ही मैंने देखा कि ये वेब मीटिंग भी हो सकती है। और आज रोज हम लोग वेब मीटिंग कर रहे हैं। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, और कितने कम कॉस्ट में। नहीं तो अगर किसी को सेमिनार में बुलाना पड़ता तो उसके एयर फेयर दो, उसको होटल में ठहराओ, उसका 3 दिन खराब हो, हमारे 10 दिन से उसको प्रिपरेशन करो, और वो आके बात तो उतनी बोलता है जितना कि इस वीडियो के ऊपर में बोलता है। तो बात तो वही है, और कितने कम कॉस्ट में कितनी एफिशिएंसी हम लोग ये चीज को कर रहे हैं आज तक। तो ये डेवलपमेंट हो गया। मुझे लगता है कि ये जो कोरोना का क्राइसिस है, आप देखेंगे ये हिस्टोरिकल इवेंट है। ये जो वर्ल्ड है, ये कोरोना के पहले एक तरह का था होगा, आप देखेंगे कोरोना के बाद में एक दूसरे तरह का वर्ल्ड हम लोग देखेंगे अपने लाइफ टाइम में। और ये जो बच्चे हैं अभी ज्वाइन कर रखे हैं, वो शायद अपने बच्चों को, अपने पोते पोते को सुनाएंगे कि इस तरह का कोई इवेंट हुआ था। उसके बाद ये जो है वर्ल्ड एकदम चेंज हो गया और कोई नई दिशा की तरफ चला गया। अच्छा, अब आप ये जो मंदी के जो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मंदी आएगी, मुझे तो लगता है कि इस कोरोना क्राइसिस के बाद में हिंदुस्तान में ऐसी तेजी आएगी जो हम लोगों ने कभी देखी नहीं। आप देखिए, हर क्राइसिस के बाद एक उथल पुथल जो है देशों में हुआ। आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, वर्ल्ड में जो लीडर था वो था यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड वाज द लीडर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अचानक अमेरिका बिकेम द लीडर। ये शिफ्ट हो गया पावर अमेरिका की तरफ। तो ऐसे जो बड़े बड़े इवेंट हैं इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो क्राइसिस आई है, इसके बाद हिंदुस्तान की कई चीजें हैं जिसमें हम लोगों को नेक्स्ट 20 साल या 25 साल, जो चाइना को एक ब्रेक मिला था आज से 40-50 बरस पहले, ये हम लोगों को ब्रेक मिलेगा। बिकॉज सारे विश्व के देश जो है वो चाइना से खफा है। और जापान ने तो ये कह दिया है कि साहब, अगर कोई कंपनी, जापानीज कंपनी अगर चाइना से अपना शिफ्ट करती है सेंटर, तो उसको वो शिफ्टिंग का सारा खर्चा दे देंगे। तो ये सारे के सारे लोग जो है, अब उनके पास चाइना का ऑल्टरनेटिव, उतनी बड़ी पॉपुलेशन, उतनी बड़ी जगह और उतनी काम करने वाले आदमी सिवाय हिंदुस्तान के और कहीं है ही नहीं, कहाँ जाएंगे? तो हिंदुस्तान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना हो रही है कि हमारे पास्ट में कभी इस तरह की कोई स्थिति बनी नहीं। और आप ये देखिए कि माने अभी तक जो कोरोना के पहले स्थिति ये थी कि हमारे पास हमारे कंजम्पशन घट रहा था। सब जगह बात हो रही थी कि कंजम्पशन बढ़ाओ, कंजम्पशन घट रहा है, बिस्किट बिक नहीं रहे हैं, और गाड़ियां बिक नहीं रही है, 2 व्हीलर्स बिक नहीं रहे हैं, और घर बिक नहीं रहे हैं। तो सब कंजम्पशन की प्रॉब्लम थी। अभी राजीव बजाज ने ये बोला है कि साहब आप खोलिए, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतनी बड़ी बूम सेल में 2 व्हीलर्स की, क्योंकि लोग जो है वो 2 व्हीलर्स खरीदेंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई जाएगा नहीं। मारुति के चेयरमैन की भी सेम है कि साहब बहुत बड़ी बूम आने वाली है, हम लोग को आप प्रोडक्शन करने दीजिए। और होगा ये कि आप ये समझिए कि अगले 6 महीने से लेके 1 साल तक हमारी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी, हमारी जो फैक्ट्रियां है, वो फुल प्रोडक्शन कर ही नहीं सकेगी। मतलब उसमें कई झंझट है। कोई बोलेगा 15% आदमियों से काम शुरू करो, वर्कर अब गांव में चले गए हैं। तो ये जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन का मिसमैच था, डिमांड एंड सप्लाई का जो मिसमैच था, सडनली हमारे यहाँ सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई थी। ये मिसमैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 6 महीने प्रोडक्शन होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप ये सोचिए कि आप, जैसे मैं भुजिया का शौकीन हूं, तो मैं तो भुजिया उतना ही खा रहा हूं जितना कि रोज खाता हूं। अब अगर भुजियों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, 6 महीना प्रोडक्शन नहीं करेगी, तो भुजिया तो आप सोचिए, फैक्ट्री में जो स्टॉक था, पाइपलाइन में स्टॉक था, दुकानों में स्टॉक था, होलसेलर के पास स्टॉक था, डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक था, ट्रांजिट में जो माल था, सब खत्म हो गया।
तो जब भुजिया की फैक्ट्री वापस जब चालू होगी तो एक बार तो बूम आएगा ना, क्योंकि सारे लोग भुजिया खरीदने के लिए प्रस्तुत है। यही चीज हर चीज में होने वाली है। तो अभी हमारे, जैसे मैं आपको रियल एस्टेट की बात बताऊं, रियल एस्टेट में सबसे बड़ी हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ इन्वेंट्री, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री थी पाइपलाइन में। वो एक इन्वेंट्री का बैगेज हमारे पास था, उसका वो होल्ड कर रहे थे, हम उस पर ब्याज दे रहे थे। अब अगर 6 महीने तक कोई कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, तो ये इन्वेंट्री जो है ये लोगों को खरीदे, जिसको घर खरीदना है उसके बाद तो ये जो है वही खरीद सकता है। तो हमारे अगर इन्वेंट्री सारी की सारी खत्म हो गई अगले 6 महीनों में, तो हम तो राजा भोज है, क्योंकि उसके बाद तो हम टर्म डिक्टेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अब कुछ माल है नहीं बेचने के लिए। जो माल है हमारे टर्म में खरीदो, नहीं तो जाओ। तो ये पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये कोरोना की जो त्रासदी आई है, इसके बाद जो है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तेजी लाएगी, मंदी नहीं लाएगी। और हमारी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी 80% लोकल कंजम्पशन के ऊपर में डिपेंडेंट है। हम थोड़ी चाइना की इकोनॉमी 80% फॉरेन ऑर्डर्स के ऊपर में डिपेंडेंट है। हमारा तो हिंदुस्तान में 80% है, तो हमारा तो कंजम्पशन चलता रहेगा। अब लोग ये बोल रहे हैं कि साहब वो पैसे नहीं आएंगे और नौकरियां चली जाएगी लोगों की, तो वो कैसे आएगा। मैं कहा कि अगर अगर कंजम्पशन बढ़ा, लोगों को खुलते ही लोगों को माल चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ होना ये होगा कि हमारे तो रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन साइट में लेबर नहीं मिलेगी, हमको ऐसे भी नहीं मिलती थी पहले। तो लेबर लाने के लिए हम तो लोगों को भेजेंगे गांव में कि भैया लेके आओ, नहीं तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। तो उल्टे की हम तो ज्यादा पैसे देके लोगों को रखेंगे कि भैया काम कर तू, क्योंकि तुम्हारी लेबर की जो कॉस्ट है हमारी दूसरी कॉस्ट के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो हम लेबर के कॉस्ट बचाने के लिए थोड़ी दूसरी कॉस्ट को ज्यादा करेंगे। हम तो और ज्यादा लोग लेके आएंगे, जितने आएंगे वो सबको हायर करेंगे। तो मुझे जो लगता है कि ये और दूसरा क्या है, देखिए काम करने के तरीके चेंज हो जाएंगे, बहुत एफिशिएंट लोग तरीके से हम लोग काम करेंगे और हम लोग ग्लोबली एफिशिएंट हो जाएंगे। एक तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स आएंगे यहाँ पर, और दूसरा हम लोग ग्लोबल मार्केट को सर्विस करने के लिए सक्षम भी हो जाएंगे। उसका उदाहरण ये मीटिंग है। तो देखिए ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड ये हिस्टोरिकली फैक्ट है कि हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा एडाप्टिव है, मतलब हम चीजों को अडॉप्ट करने में हम सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, चाहे वो हम फॉरेन जाके वहां पर एडजस्ट होना हो, या जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस हुआ, यूरिया और ये जो मिक्स फर्टिलाइजर, तो अमेरिकन फार्मर जिस स्पीड से जिन्होंने अडॉप्ट किया उससे ज्यादा स्पीड में हिंदुस्तान के फार्मर ने, जो इलिटरेट था, उसने अडॉप्ट किया। तो लोगों को लगा कि यार ये अच्छा। आप देख लीजिए स्मार्टफोन, हमारे यहाँ जो स्मार्टफोन की सेल और यूसेज और ये इतना फास्ट हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हम लोग बहुत फास्ट है। तो अगर हम के यहाँ हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी उस तरह की फास्ट अडॉप्शन हो जाए और हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो कहाँ हमको प्रॉब्लम है। अब हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो समय हम लोगों को मिला है, इस समय को हम ढंग से इसको सदुपयोग करें, हम अपने आप को सक्षम करें। मतलब ये जो समय है ये हमको तैयारी करने का समय है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे इनकैश कर सकते हैं, हम उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। न कि अब समय नष्ट करें कि मंदी आ जाएगी और ये हो जाएगा और अब क्या करेंगे। ये नेगेटिव बात करने से कोई फायदा नहीं। हम अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज अभी अवेलेबल है ऑनलाइन। और आप सोचिए मैं 67 का हूँ और मैं अभी 4 कोर्स कर रहा हूँ कोर्सेरा में, और मैं परीक्षा भी दे रहा हूँ। तो मैं अगर 67 की उम्र में मैं अगर कोर्स कर सकता हूँ, तो ऐसा कोई सीखने के लिए तो कोई एज नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मेरी मदर का अभी ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो थोड़ी बिस्तर पे है। नहीं तो शी इज 86 years old and she before getting her operation done, she has hired an English teacher to learn to read and speak in English. अब वो 86 ईयर की ओल्ड लेडी जो कभी स्कूल गई नहीं, वो अगर इंग्लिश सीखने के लिए तैयार है, तत्पर है, तो हमको क्या है सीखने के लिए। ना तो कोई, वी आर नेवर टू यंग और टू ओल्ड टू लर्न एनीथिंग न्यू।
तो ये जो समय है इसको हमको तैयार करना चाहिए अपने आप को, और एक कल्चर हमको अपने परिवार में, अपने कंपनी में ये कल्चर एक होना चाहिए कि वी शुड बिकम अ लर्निंग फैमिली, वी शुड बिकम अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज आने वाले समय में हम अगर कंटिन्यूसली अपनी स्किल और अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि हम उस तरह का एक वातावरण क्रिएट करें हमारे घर में और हमारे बिजनेस में। जैसे अभी हमारे कॉलेज में सब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, सब टीचरों को टारगेट दिया हुआ है कि वो लोग कोई ना कोई कम से कम 3 से 4 कोर्स करें। जब मैं खुद कर रहा हूँ तो उनको तो फिर वो ना बोल नहीं सकते मेरे को। किसी को किताब लिखनी है तो किताब मैंने 2 किताबें मैंने बहुत सालों से छोड़ रखी थी, टाइम नहीं मिल रहा था, अभी मैं बैठ के उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। वो दोनों किताबें मैं इस टाइम में कंप्लीट करके और मैं पब्लिश करना चाहता हूँ उसको। ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय है, इसको हम लोग अपनी अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें तो हम कर सकते हैं। और एक बात मैं बताऊं कि आजकल हम लोगों को एक हमारे घरों में और हम लोग खुद भी ये पढ़ने की जो हैबिट है ये जा रही है मेरे तो देखिए, मेरे को सबसे बड़ा फायदा जो और सबसे बड़ी विरासत मेरे जो बाप दादाओं से मिली, मेरे को लगता है कि सबसे बढ़िया गिफ्ट उन्होंने जो मेरे को दी वो दी हैबिट ऑफ रीडिंग। मेरे दादाजी कभी स्कूल नहीं गए लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। वो राजस्थान में गंगा शहर में उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी थी, पब्लिक लाइब्रेरी भी बनाई उन्होंने, सज्जन निवास। और फादर को भी पढ़ने का शौक था, तो ये हम लोगों की विरासत में हमको मिल गई पढ़ने की आदत। और फॉर्चुनेटली दोनों बच्चे भी हमारे पढ़ने के लिए वो पढ़ते हैं, दोनों बच्चे पढ़ने का शौक है। मैं आपको बताऊं कि इससे बड़ी माने संपदा आप अपने बच्चों को दे नहीं सकते। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं कि वॉरेन बफेट साहब जो है, उनका नाम आपने सुना होगा, बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। वो हर साल एक ऑप्शन का ऑक्शन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ आके 2.5 घंटा डिनर पे बातचीत कर सकता है, और उसका ऑक्शन होता है। और वो 2.5 लाख से 3 लाख से 5 लाख से 10 लाख डॉलर तक लोग ऑप्शन खरीदते हैं, और एक ही आदमी को मिलता है साल। अब 2.5 लाख डॉलर या समझिए 5 लाख डॉलर कौन देता है और क्यों देता है? ये देते हैं गोल्डमैन सैक्स और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, वो लोग जाके देते हैं। और वो इसलिए देते हैं कि भाई 2.5 घंटे में हमको वॉरेन बफेट साहब से कोई टिप मिल जाएगी, उससे हम लोग करोड़ों डॉलर कमा लेंगे। तो 2.5 लाख तो कुछ भी नहीं है, चलिए। अब खुद वॉरेन बफेट साहब कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते? वॉरेन बफेट साहब जब 14-15 साल के थे तो वो बेंजामिन ग्राहम बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर थे, उनके यहाँ जाके बोले कि भाई मैं फ्री में आपके यहाँ काम करूँ, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। तो वो जब 18 साल के हुए तो बेंजामिन ग्राहम ने कहा कि तुम अब सीख गए हो भैया, अब तुम जाके अपनी कंपनी शुरू करो, 18 साल के हो गए। तो बोले कि मैं एक ही शर्त में जा सकता हूँ कि मुझे कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे एडवाइस दूंगा और आप मेरे को एडवाइस देंगे। उसने कहा चलो ठीक है। तो जीवन भर तक जब तक बेंजामिन ग्राहम रहे, वो वॉरेन बफेट के साथ वो फादर सन का रिलेशन था, वो एडवाइस देते रहे। उसके बाद बेंजामिन ग्राहम की डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बेंजामिन ग्राहम ने अपने जीवन काल में किताब लिखी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साहब ने एक बाइबल के तरह बना ली। और जब भी कोई उनको क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई दिशा नहीं मिलती तो जाके उन्होंने कई बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती मैं वो उनकी किताब खोल के बैठ जाता और मुझे लगता है जैसे मैं अपने दिवंगत गुरु के साथ बातचीत कर रहा हूँ और मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे जाता। और सैकड़ों बार मैंने वो किताब पढ़ी है, एक ही चैप्टर को कई बार पढ़ा और जितनी बार मैंने पढ़ा उसमें मुझे कोई नई एक दिशा मिली। अब आप सोचिए कि जो आदमी से बात करने के लिए आप 2.5 लाख से 5 लाख डॉलर दे सकते हैं, वो खुद व्यक्ति जो है जहां से ज्ञान प्राप्त करता है, वो किताब हिंदुस्तान में भी उपलब्ध है 600 रुपए। लेकिन हम किताब नहीं पढ़ते क्योंकि किताब पढ़ने की हमको आदत नहीं है। हम लोग कंसल्टेंट हायर करेंगे, उसको लाखों रुपया दे देंगे, लेकिन वो कंसल्टेंट जो ज्ञान देगा उससे
उससे ज्यादा एप्रोप्रिएट ज्ञान हमको किताब में मिल सकता है अगर हमको पढ़ने की आदत हो तो ये जो है पढ़ने की आदत डालना बच्चों में, घर के दूसरे मेंबरों में और अपने, ये आपके अभी बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप घर में हैं तो आजकल तो किताबें ऑनलाइन मिलती है, ऑनलाइन बहुत सारी किताबें हैं। और चलिए ऑनलाइन किताब नहीं पढ़े आप तो कम से कम वीडियो देखिए ना, बहुत सारे वीडियो एजुकेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं। और मैं तो देखिए क्या है कि मैं तो गाड़ी में भी वीडियो देखता रहता हूँ और खाना खाता हूँ उस समय भी अगर समय मिलता है तो देख लेता हूँ। तो समय जो है वो वापस लौट के नहीं आएगा, तो हम लोग इस समय का अगर सदुपयोग करें और अपने आप को तैयार कर लें जो सामने अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसके लिए, तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई इस वक्त को हम लोग एज ए कोई सेटबैक और कोई एडवर्सिटी की तरह याद रखेंगे। हम लोग इस वक्त को जब फ्यूचर में एक ऐसा वक्त की तरह याद रखेंगे जिसने हमारी जिंदगी को एकदम नया मोड़ देके एकदम ऊपर ले गया। तो ये मेरा जो आपके साथ शेयर करने का था कि इस वक्त को आप हाथ से जाने मत दीजिए, इसका बेस्ट उपयोग करिए। और मुझे लगता है कि ये कोई एडवर्सिटी नहीं है, ये जैसे जब चोपड़ा जी इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो बोल रहे थे कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है। तो अभी वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि मेरे जीवन में बहुत सारी सेटबैक आई और हर सेटबैक जो है मुझे नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस पे ले गई। तो मुझे नहीं लगता, हमारे तो गीता में भी लिखा है कि कृष्ण बोलते हैं कि भाई जो हो रहा है तुम्हारे साथ अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो अगर ये बात अगर कृष्ण ने गीता में लिखा है तो फिर कहा है तो फिर ये सच ही होना चाहिए। तो ये क्राइसिस भी हमारे कोई अच्छे काम के लिए हो रही है और इससे कुछ न कुछ अच्छी चीज निकलेगी, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। आप देखिए कम से कम इन्वायरमेंट, मुझे याद नहीं है कि कलकत्ते की बिल्डिंग की छत से मैंने कभी कोई तारे देखे रात को। अभी तो सवेरे रात को हम लोग जाते हैं तो इतने तारे दिखते हैं कि जो गांव से नहीं दिखते थे, और आकाश दिखता है इतना ब्लू, और एयर हो गई इतनी पोल्यूशन फ्री। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी जो थ्रेट थी, इसका एकदम रिवर्सल हो गया इस लॉकडाउन के कारण। तो बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है, तो हम क्यों नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम अच्छी बात करें। तो बस यही मैं शेयर करना चाहता था। अब आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए मुझे। प्रदीप जी, हाँ इतने बढ़िया इंसाइट के लिए। डीसी धाड़ेवा जी का एक क्वेश्चन आया है हाँ और हाँ उससे पहले मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। यमुना जैसी नदी में, जैसा भी आपने बताया कि हाँ हाँ फ्यूचर जो है दैट इज रिवाइविंग, यमुना जैसी नदी में जो दिल्ली में बिल्कुल काले पानी के साथ बहा करती थी, उसमें आजकल मछलियां दिखनी शुरू हो गई है। हाँ हाँ जनरली शेयरिंग विद यू। हाँ डीसी धाड़ेवा जी का क्वेश्चन है अपने पास में, कलकत्ता से जुड़े हुए हमारे साथ में। उनका वो पूछ रहे हैं कि जो फैमिली मेंबर्स यूरोप में काम कर रहे हैं, what do you think will be the condition there and how should we take a call on it? देखिए मेरे भी यूरोप में कंपनी है, जर्मनी में, ब्रेमेन में, तो मैं कॉन्स्टेंटली उनके टच में हूँ। जर्मनी विल बाउंस बैक वेरी फास्ट। ऑलरेडी उनके यहाँ ओपनिंग चालू हो गई है। दे आर स्टार्टिंग टू reduce the start opening the lockup and gradually उनके यहाँ डेथ रेट भी आप देखेंगे बहुत कम है और वो बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो यूरोप विल बाउंस बैक, माने इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। आई डेफिनेटली आई एक्सेप्ट दैट there's a crisis like situation at present and the cost of living in Europe is very high. Therefore if you don't earn, then the cost kills you sometimes. All those things are there. But I have a feeling that Europe will bounce back faster than we think. They'll come back very fast. So it is a matter of patience, but definitely it will come back in a very short time. Thank you, Pradeep ji. हम लोग इस साल तो देखिए हमारी भी बैलेंस शीट इफेक्ट करेगी, लेकिन वी आर वेरी होपफुल कि नेक्स्ट ईयर विल कवर अप फॉर व्हाटएवर setback we get this year. Thank you.
अगला क्वेश्चन हमारे पास में शिल्पा जैन जी का है। वो पूछ रही हैं, हाउ डू यू थिंक विल द स्टूडेंट्स कोप अप विद देयर स्टडीज? And it's a great time for students, let me tell you, because we are doing it. See, हम लोग थक गए थे बोल बोल के टीचर्स को और बच्चों को कि भैया ऑनलाइन कोर्सेज करो, ऑनलाइन जाके देखो तो सही। लेकिन वो देखिए, जब एक एक सिस्टम में आदमी रहता है, वो सिस्टम से बाहर निकलना, वो अनकंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो कोई करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। आप सोचिए कि आज के दिन कोर्सेरा में वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेसर जो अपने अपने सब्जेक्ट में वर्ल्ड अथॉरिटी हैं, उनके लेक्चर्स आपको फ्री में आप सुन सकते हैं, उनके दिए हुए एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, पीयर असेसमेंट में आप उसको असेस करा सकते हैं, और आप एक सामान्य फीस देके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और कई कोर्सेज में आपको क्रेडिट जो हेल्प करेगी आपको डिग्री लेने में, वो भी मिल रही है आपको एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। अब आपके पास चूंकि कोई विकल्प नहीं है, आपको करना पड़ रहा है। अब चूंकि हमारे पास विकल्प नहीं है पर्सनली मीट करने का, हम लोग मीट कर रहे हैं ऑनलाइन पे, तो अब सारे बच्चे फेमिलियराइज हो गए हैं। अब एक बार आप फेमिलियराइज हो गए, देखिए शुरू शुरू में आपको लगता है कि यार कैसे करें, अब once you are familiarized, you will get used to it, then you start doing it, then it becomes very easy. So people are now enrolling themselves in these courses which are offered by world-class universities. They are also doing projects through online instructions and in an online manner. सारी चीजें तो नहीं हो पाएगी, जैसे अगर आपको कोई कैमरा लेके कैमरे से शूट करो, लेकिन कैमरे की भी हम लोग अभी कैनन के साथ हम लोगों ने मिलकर अभी एक कैमरे की वर्कशॉप की हमारे मीडिया स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत कुछ हो रहा है जो सामान्य सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता, which will take our education system to the next level. So it is great times. थैंक यू प्रदीप जी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, जब आप ये सारी बातें बता रहे हैं और आपने अपनी माता जी के बारे में बताया जो आज भी इंग्लिश के कोर्स कर रही हैं, तो जो वेबसाइट का नाम याद आता है मेरे को, वो यूडेमी है। यूडेमी हाँ है में ना यूडेमी, हाँ यूडेमी है। उसके बाद देखिए इनके हार्वर्ड की खुद की ईडेक्स है, यूडासिटी है, और बहुत सारी, कम से कम 25 तो मैं आप टाइप करेंगे ना सर्च में, 25 बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल फॉर फ्री, आप देखेंगे कि some of the finest courses you will get. और फिनिक्स यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ ऑनलाइन डिग्रीज देती है, द यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स। और ये जो जितनी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। नहीं, दे आर ऑलमोस्ट ऑफरिंग फ्री अनलेस यू नीड अ सर्टिफिकेट एंड ऑथेंटिकेटेड एग्जामिनेशन, द कोर्स इज फ्री। प्रदीप जी, आपने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने आपको काफी कुछ सिखाया, बल्कि काफी सारी लर्निंग दी है आपको। उन एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स आज जरूर से। देखिए मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। आपको पता होगा कलकत्ते में, अब नाम ही ले लेता हूँ मैं, प्रदीप कुंडलिया की बिल्डिंग गिर गई थी, प्रदीप की अपने, तो 2 साल के लिए यहाँ पे प्लान सैंक्शनिंग फ्रीज कर दिया गया। तो हम लोग रोज जाते कॉलेज ऑफिस में, और कोई काम धाम था नहीं, कोई सैंक्शन होना नहीं था। तो मैंने सुरेंद्र जी को बोला कि भाई आप दोनों अपने यहाँ क्या करेंगे, मेरे को आप जर्मनी जाने दीजिए। मैं वहाँ पर ऑफिस मिल रही थी एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रेमेन में, रेंट फ्री 3 साल के लिए। तो मैंने कहा कि मेरे को जाने दीजिए, अब काम तो यहाँ है नहीं, आप रहिए यहाँ, काम संभालिए, अगर कोई काम आएगा तो मुझे यूरोप जाने दीजिए। तो मैं चला गया यूरोप। अब यूरोप जाके मैंने वहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे व्यवसाय मैंने ट्राई किए, लेकिन 2 व्यवसाय के बारे में बताता हूँ मैं आपको। उसके पहले जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, उस टाइम मैं प्लास्टिक स्क्रैप वॉशिंग करने से मैंने अपना करियर शुरू किया। तो मुझे मालूम था कि यहाँ पर जो प्लास्टिक रिसाइकलर्स हैं उनको प्लास्टिक मिलता नहीं, उसके कारण उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती। और मुझे ये भी मालूम था कि फॉरेन कंट्रीज में प्लास्टिक इज अ बिग, उनके यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, और वो डिस्पोज करने के लिए उनकी बड़ी प्रॉब्लम। मैंने जाके देखा जर्मनी में कि प्लास्टिक स्क्रैप
आपको फ्री में ही नहीं, आपको लोड करके कंटेनर में दे देंगे और आपको ऊपर से रुपया भी देंगे। तो मैंने देखा कि एक कंटेनर के पीछे 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया मिलता था और कंटेनर भर के प्लास्टिक दे देते थे। और कलकत्ते में मुझे मालूम था कि यहाँ पे उस कंटेनर का लोग 2 लाख रुपया एडवांस में देने के लिए तैयार थे। तो आप सोचिए ऐसा कोई व्यवसाय हो सकता है क्या जिसमें दोनों तरफ आपको पेमेंट मिले? आप माल खरीद रहे हैं तब भी आपको पेमेंट मिले, पेमेंट देने के बजाय, और यहाँ जब माल डिलीवर कर रहे हैं तब भी आपको पेमेंट मिले। ऐसा कोई बिजनेस है? तो हमने 6 महीना बहुत बढ़िया बिजनेस किया। उसके बाद हिंदुस्तानी बायर को पता चल गया कि यार ये तो वहाँ फ्री में मिलता है, तो प्रदीप जी से क्यों ले, हम खुद ही जाके ले आएंगे। और जर्मनों को पता चल गया कि यार इसका तो पैसा मिलता है हिंदुस्तान में, तो वो सारे जर्मन यहाँ आ गए। तो बिजनेस चला 6 महीने की, लेकिन 6 महीने में हमने अच्छा पैसा कमाया। वहां जाके मुझे पता चला कि मैं फ्लाइट में था, मैं पढ़ रहा था एक इंडिया टुडे, मैंने पढ़ा कि यहाँ से टूमस्टोन जाते हैं ग्रेनाइट के, और जो यहाँ बड़ी 2 कंपनियां हैं, जेम और एंटरप्राइजिंग, ये लोग अमेरिका में बेचते हैं, यूके में बेचते हैं, जापान में बेचते हैं, लेकिन जर्मनी में नहीं बेचते। तो मैं इनके ट्रेड फेयर में गया, तो वहां मैंने पूछा कि भाई आप लोग जर्मनी में क्यों नहीं बेचते, इतनी बड़ी आपने स्टॉल ले रखी। तो बोले साहब जर्मन की जो स्पेसिफिकेशन इतनी स्ट्रिंजेंट है कि यहाँ की क्वालिटी मेंटेन करना हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, और यहाँ बहुत रिजेक्शन होता है, इसलिए हम जर्मन मार्केट में माल नहीं बेच सकते। मैंने कहा यार यहाँ पर जो बनाता है वो भी तो कोई हमारे जैसा आदमी है, कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आया हुआ है, और मशीनें तो वही है जो हम यूज करते हैं। जर्मन मशीनें हमारे इंडियन फैक्ट्री में भी यूज होती है, सारे कंज्यूमेबल्स वही हैं, और स्टोन हमारे यहाँ है। बोले जी आप उसको भूल जाइए, वो तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा यार ऐसे क्या है, तो मैंने 1-2 कंटेनर लिया, मैंने ऑर्डर और वो भेजा। शुरू में तो पास हो गए, बाद में वहाँ उसने ठीक ही कहा था और रिजेक्शन शुरू हो गया। तो मैंने कहा यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये तो हमको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, वहां से 2 बंदों को हायर किया जो स्टोन मेसन इंस्टीट्यूट से टॉपर थे, उनको लेके आया मैं यहाँ कलकत्ता इंडिया में, और हमारी फैक्ट्री में उनको, जो हमारे सप्लायर की फैक्ट्री थी, उसमें उनको कहा कि 6 महीने तुमको ट्रेनिंग देनी है, और जर्मन क्वालिटी स्टैंडर्ड यहाँ होना चाहिए, उसी तरह के सिस्टम होने चाहिए, वैसे मैनुअल बननी चाहिए, और वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे जो जर्मन फैक्ट्रीज में फॉलो होता है। और अगर तुमने ये कर दिया तो 6 महीने में तुमने कर दिया तो मैं तुमको जर्मन सैलरी दूंगा यहाँ पे, और 6 महीने बाद में 2 महीने का बोनस सैलरी प्लस इंडिया में घूमने का जितना पैसा लगेगा वो और देंगे अगर तुमने ये कर दिया। उसने कहा जी हो जाएगा, और उसने उसी तरह का सिस्टम यहाँ कर दिया, और 6 महीने में हमारे जितने कंटेनर गए उसमें एक कंटेनर में कोई रिजेक्शन नहीं हुआ, और हमने वो सिस्टम यहाँ कर दिया। और हमारे देखा देखी, ये हमारी कृष्णगिरी में फैक्ट्री थी सप्लायर की, उसके आसपास की फैक्ट्रियों ने भी वही सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक ही परिवार के लोग जाते हैं वहां पे, और वहां से कंटेनर आने लग गए, रिजेक्शन होना बंद हो गया, और 2 साल में 336 फैक्ट्री थी वहां पे जर्मनी में जो टूमस्टोन बनाती थी। इंडिया से पत्थर रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, वहां फिनिश मॉन्यूमेंट्स बना के वो बेचते थे। वो सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, और सारा का सारा बिजनेस हिंदुस्तानियों के पास आ गया। आज के दिन 99% टूमस्टोन जो जर्मन मार्केट में बिकते हैं वो सब हिंदुस्तान में बनते हैं, और हम लोग, हमारी जर्मन कंपनी जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर ऑफ टूमस्टोन इन जर्मन मार्केट है। अब आप सोचिए कि अगर वो बिल्डिंग गिरती नहीं, और अगर समझिए मेरे को, मैं जाता नहीं, तो ये सब काम तो होता नहीं। तो ये एडवर्सिटी थी जिसके कारण मेरे को जाना पड़ा वहाँ पे, बिजनेस नया डेवलप हो गया, क्योंकि नहीं एडवर्सिटी होती तो नहीं जाते वहाँ। अब जर्मनी में ऑफिस है, तो चल रही है। तो ये एक एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है मतलब रियल एस्टेट में भी मैं आया तो ये इसी तरह के एक एडवर्सिटी के कारण आना पड़ा मेरे। नहीं तो मैं तो उस टाइम में बिजनेस करता था, मैं तो टेलीविजन बेचता था, 2 नंबर वाटरलू स्ट्रीट में दुकान थी मेरी। मैं टेलीविजन, अगर बिजनेस ठीक चलता तो मैं क्यों आता, रियल एस्टेट में आता ही नहीं। थैंक यू सर। आपकी फैन फॉलोइंग जो है हमारे साथ में हमारे फेसबुक पेज पे भी चल रही है, जहां पर 2 क्वेश्चंस हमारे पास में आए हुए हैं। एक काजल जैन जी हैं जो फेसबुक पे क्वेश्चन पूछ रही हैं, दैट आई एम परस्यूइंग एमबीए इन मार्केटिंग,
which type of books we should read to enhance our skills and have a greater opportunity? See, there are a lot of books on marketing. I would suggest 3-4 books which you can read, which is very good. One is Al Rice and Jack Trout. It's called Bottoms Up Marketing. It's a very good book. They have written several books. One is called Positioning, how to name your product or name your company. It's actually an art. The name carries a lot of influence. Therefore, you must select the name of your product and also the name of your company very, very carefully. So this book talks about how to give the right name to your product or your idea or your service or your company. This is called Positioning. It's a very good book. Then there is the same combination of authors have written several books. You can pick up all Jack Trout and Al Rice and Laura Rice. Laura Rice is Al Rice's daughter. You can also read, if you have not read, what is still called the Bible of Advertising, which is called Confession of an Advertising Man, written by David Ogilvy, who's considered to be God in advertising. He was a founder of OBM, Ogilvy Method, and he's considered to be one of the greatest advertisers. Uski 3 kitabein hain. Second book is called Ogilvy on Advertising, and third is Unknown Ogilvy. All the 3 books are masterpieces. Then there are hundreds of books on marketing. You must also read, which is very, very important, any book which you can lay your hands on, relationship marketing, which is very, very good book. How to have an enduring relation with your customer so that your customer doesn't remain a one-time customer. He becomes your spokesperson. He becomes your ambassador. He becomes like he takes up a call to promote you. If you can really do that, I mean, nothing is going to stop you. So there are a lot of books on relationship marketing. You should read that. And you can, of course, read online marketing, and because this is technological driven marketing, and you should, because these books keeps on coming up. This is the latest thing in marketing. But all these things which you will learn in Al Rice or Ogilvy's book or in relationship marketing, see, the technology is only empowering, but the principles remain the same. So you should read all of them. Thank you, sir. ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में सर बताना चाहूंगा. टीपीएफ सक्षम नाम का एक प्रोग्राम हमने कल से शुरू किया है. शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक प्रोग्राम होता है, जिसमें कल और आज हम लोग टैली की वर्कशॉप कर रहे थे, टैली की ट्रेनिंग दे रहे हैं. और आने वाले समय में हम वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग बिना एक भी पैसा खर्च किए बिना अपना वेबसाइट खुद बना सकते हैं. उसके ऊपर ट्रेनिंग देंगे और साथ में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पर, कि डिजिटल स्पेस में किस तरह से मार्केटिंग के टूल्स यूज करने चाहिए, कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में बहुत डिटेल में हम बता रहे हैं. सो जो भी करना चाहे, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप्स हैं और बहुत बढ़िया स्पीकर्स आ रहे हैं उसमें भी अपने पास, वो जरूर ज्वाइन करें 7 से 8:30 बजे तक. अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कल्पना बैद जी का, जो फेसबुक पे आपको सुन रहे हैं. फेसबुक लाइव चल रहा है अभी हमारा, तो फेसबुक लाइव पर आपको सुन रहे हैं और उन्होंने वहां पर क्वेश्चन पूछा है, आई वांट टू डू एनएलपी कोर्स, व्हिच वन विल यू सजेस्ट? It's a very difficult question because I have not done any NLP course. Though I know that NLP, very, very in an elementary form, we experienced when we were doing that MILT leadership program a long time back. Now, what I would suggest that till you have not done the NLP program, see, basically NLP says that there are 3 kinds of people: those who are moved by sound, those who are influenced by visuals, and those who are influenced by feelings. And therefore, when you are interacting with people, you must develop a knack to understand under which category that person falls. And that you can do by listening more than speaking. And once you have understood this person is more visuals or more auditory or more driven by feelings, you should use that strategy in your communication, and therefore you will be more successful than if you don't do it.
that much knowledge I have about NLP. I really don't know which NLP course is the best. There are books on NLP, so you can actually pick up these books if you want to, or you can find out from people who have done this course themselves. I have no idea. थैंक यू प्रदीप जी. कल्पना जी के साथ में मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा सर, हमारे जो समाज के अचीवर्स हैं, राइट, एवरीडे मॉर्निंग, ऑलमोस्ट एवरीडे मॉर्निंग सर, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ है उसमें, बट 10 o'clock हमारे एक प्रोग्राम आता है टीपीएफ का शिखर स्वर. इट्स ऑन जूम ओनली एंड इट्स आल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक लाइव, wherein the achievers from the samaj, they share their learnings of how, you know, life taught them many things and how they pulled out things from the life. So listening to them is always a very good learning experience, though NLP is also available online on Udemy and other websites, so people can do it from there as well. I'll share other question with you. अंकित श्यामसुखा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में दिल्ली से. वो कह रहे हैं सर, काफी सारे आइडियाज होते हैं हमारे पास में करने के लिए, और खास करके अभी का जो टाइम है उस टाइम तो दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि आगे कैसे किया जाए. तो काफी सारे आइडियाज आए हैं दिमाग में, उनमें से एक आइडिया कैसे चूज करके आगे बढ़ा जाए, जो और शायद ये जितने आइडियाज हैं वो भी हमारे करंट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. तो करंट बिजनेस से रिलेटेड होता तो आसान हो जाता है. करंट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है आइडियाज, लेकिन कौन सा आइडिया चूज किया जाए? देखिए, इसमें मैं एक सजेस्ट करूंगा आपको कि जब भी कोई आइडिया, एक नोटबुक रखिए आप, और जब भी कोई आइडिया है उसको आप नोट कर लीजिए. बिकॉज आइडिया, आज आपके पास एक ब्राइट आइडिया है, आज आप यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 दिन बाद, 6 महीने बाद, 4 साल बाद उस आइडिया को आप यूज नहीं कर पाएंगे. इसलिए आइडिया, लाइक दे आर जेम, डोंट लेट इट गो. प्लीज मेक an idea bank and write down all those ideas. I had idea of picking this plastic scrap and in European countries or Japan and selling it in India some 20 years back while I was still in school. The idea came when I was like 40 years old and I went to Germany. So ये idea, you see, that idea will someday become useful. It doesn't, so don't let it go. Please keep it, because you are very fortunate that you have got a great idea. Please write it down. It becomes your proprietary. And then you see which idea is handy to be used when you really don't know. You will suddenly find an opportunity where you can use an idea. The dynamics of the life changes so fast that you really don't know what is going to happen. So don't let it go. It will come useful. And even if it doesn't come useful, it will be useful for somebody else who come to you for suggestion or for advice. And maybe you can give this idea to somebody else and he can see the whole, the sense of achievement when comes not only when you implement that idea, if somebody else also implements and becomes successful because of my idea, that also brings a sense of achievement to me. So there's no harm. Keep those ideas alive and use it as and when possible. थैंक यू सर. एक क्वेश्चन है नितिन बोहरा जी का. नितिन बोहरा जी पूछ रहे हैं कि with many manufacturing companies planning to come to India from China or rest of the world, what do you think will be the strategy, and which sectors shall boom according to you? See, again, I feel that, you see, most of these companies which will come from China or from other parts of the world will have their own agenda. They will all have their own fixed markets. So they'll come first in India where they find that the India has either competence or it is more appropriate to come to India than, let's say, going to Vietnam or going to Bangladesh or going to other parts of the world. You know, all the companies which will leave China doesn't necessarily have to come to India. They can also go to Bangladesh, they can go to Nepal, they can go to Vietnam. So the industry which will come to India will be the industry which they find that India is a better place or a more appropriate place than going to Vietnam. So that is one. Maybe because the Indian domestic market is large enough compared to Vietnam. Maybe because the raw material is available cheaper here in India,
or maybe because still the number of people required is here, and Vietnam is a small country, you can't get that many number of people. So all these things will depend. But by and large, any and every industry can come to India because India itself has a big domestic market. So many of these companies will also look at India's domestic market as one of the reasons to shift to India. And therefore, I don't think it will happen in some niche areas. By and large, they can come in every industry, and that they will come. थैंक यू सर. एक क्वेश्चन है मेरे पास में, उससे पहले सुशील जैन जी जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा. वो कुछ बताना चाह रहे हैं, अच्छी न्यूज, मतलब आपसे रिलेटेड कुछ बात. सुशील जैन चौरड़िया जी. सुशील जी, आप अनम्यूटेड हैं. मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं जा रही है शायद. तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ. इन द मीनवेल सुशील जी आ जाएंगे तो फिर उनसे सुनते हैं. प्रकाश चंद तलचेरा जी हैं. सुन रहा हूँ. ऑडिबल हूँ? एम आई ऑडिबल? सर, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर. नहीं, एक मिनट. अभी आ रही है आवाज सर. सुशील जी, आवाज आ रही है आपकी? सुशील जी, आवाज आ रही है आपकी? सुशील जी माइक चेक कर रहे हैं, उतने में मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं सर. दूसरा, प्रकाश चंद तलेसरा जी पूछ रहे हैं, which method of digital advertisement according to you is more effective in view of district level? District level. See, please understand that today an advertising should not look like an advertising. You see, there is already a book written by David Ogilvy again, which says advertising is dead. Long live the PR. PR is something which somebody else is talking about you, and advertising is when you are talking about yourself. When you are talking about yourself, your credibility is very low because you are having a vested interest in your whatever you're saying, and therefore everybody will take that not on the face value. But when somebody else talks about you, when your customer, your other stakeholders, your supplier, your employees, your investors, and they talk about you, that is much more credible. So therefore, whether you are doing online or offline advertising, it's a basically communication. Try to do this communication through third-party endorsements and do things which basically are beneficial for either your stakeholders or public in general, or for a great cause or greater cause. So you don't look like blowing your own trumpet. You look as if you are more concerned about. I just give you one very interesting, if we have time, then I can just tell you one very interesting story which has happened some 40 years back in US. There was a company called Merckx, which was in Germany. They had a branch. They had two large competitors,
in US who made all the same drugs. And they tried all tricks, advertising, PR, discount, promotion, to capture few percentage of their competitors' market share. And they found they were not successful. When they were increasing their advertising budget, the competitors who are bigger than them, they had bigger funds. They also beat them in advertising. If they're doing PR, if they're giving discount, if they're giving money to the doctors or whatever they were doing, the competitors were able to match it with more money and more efforts. So they were not successful. Ultimately, they gave up. And then when situation came, when there was a epidemic in Africa called river blindness, and these guys who were sick had no money to buy these medicine, and their government was absolutely discarded by all the world governments. They were not, they were kind of a war. And these two companies thought that yes, these guys can be saved by our medicine, but they are not able to pay, and we don't have any way to deliver this, and nobody's there, so let's forget it. The Merck's chairman that time was the great grandson of the founder. He said, we just can't be a spectator. My great grandfather who founded the company, he said that our primary objective is to fight disease and fight epidemic. Making money is secondary focus. So if I start distributing the medicine for free, what will happen? The CFO came and he said, look, this year there will be no profits. So no dividends, and the share market share prices in the market will fall. He said, doesn't matter 1 year if it falls, and we can live 1 year without profits and dividend. Let's start distributing the medicine for free. What happened after that was history. This story was picked by the media, flashed across the globe. Every television channel, every newspaper, every magazine worth their salt carried the story. It became like a movement. Students in colleges and universities started wearing t-shirts marked "I love you" mugs, "Well done" mugs, "Great" mugs, and things like that. They were again shown in television. Merck that year had multi-billion-dollar publicity for free by media. And that year, their sales became 5 times than their competitors' sales. What they could not achieve by advertising and PR and all these things, they could achieve by one act of kindness, which was CSR. So when we are doing advertising, whether offline or online, we must have a very smart strategy to do it. And then let the world discover that we are such a great company. Then we are done. For sharing such rich experiences, sir. सुशील जी, आपकी आवाज एक बार चेक कर लेते हैं फिर से. हाँ ठीक है, आ रही है आवाज? आ रही है सर. हाँ ठीक है. जय जिनेंद्र प्रदीप जी. हाँ, जय जिनेंद्र साहब. Pradeep ji is fond of education, and wherever any program of education comes, he is always helpful. Even हमारे समाज में समणी जी ने भी जो कोर्स सॉफ्ट स्किल का कोर्स जो बनाया है, उसमें भी प्रशिक्षण और काफ़ी कुछ भागीदारी प्रदीप जी के इंस्टीट्यूट की रही थी. आई लीड में प्रदीप जी ने भी क्लासेस ली और भी ली. और इसके अलावा अपने जो उड़ान का प्रोग्राम चलता है टीपीएफ में, उसमें प्रदीप जी ने भी अपने इंस्टीट्यूट से जितनी भी आवश्यकता होती है उस हिसाब से वो सीट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं. और उड़ान की तो वर्चुअली कार्यालय ही प्रदीप जी के इंस्टीट्यूट में ही है. काकुली राय चौधरी वहाँ देख रही है. और हमें टीपीएफ को कलकत्ता या ईस्टर्न जोन के लेवल पर भी बहुत बार कार्यक्रम करने होते हैं, तो प्रदीप जी का इंस्टीट्यूट और स्पेस हमेशा उपलब्ध रहता है. तो ऐसा ये योगदान प्रदीप जी का, ये केवल एजुकेशन के प्रति जो इनका एजुकेशन के प्रति जो लगाव है उसके कारण ये हो पाता है. तो मैं प्रदीप जी को तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं. आप सक्रियता से इसी तरह हम लोगों को गाइड करते रहें, हमें प्रोत्साहित करते रहें. संजय जी जैन भी आपके साथ में उड़ान और अन्य कार्यक्रमों में साथ में रहते हैं. धन्यवाद प्रदीप जी. धन्यवाद. थैंक यू. सुशील जी,
तन्मय जैन जी का एक क्वेश्चन है जो काफी सारे लोगों का और भी क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। सर आजकल मोरलेस सबके पास में वन मैन शो है, राइट, और उसमें कुछ आइडियाज आते भी हैं, तो उनको जो चलता हुआ काम है उसको रोक के उन आइडियाज के पीछे भाग नहीं पाते वो, या मतलब उसको आगे बढ़ा नहीं पाते वो, तो उसके लिए क्या सजेशन रहेगा सर आप? उसके लिए सजेशन ये है कि आप आईलीड में आइए, हमारे एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, फुल टाइम प्रोग्राम है। You can come and share your ideas with budding business startups, and maybe some of them will be interested in joining you to do this business. So then you become the mentor, they become mentee, and maybe they can, since you don't have time, आप तो के पास टाइम नहीं है, और वो बच्चों को वो आइडियाज चाहिए, अगर वो आइडिया अगर अच्छी है तो वो कोई बच्चा उसको पिकअप करके उस आइडिया को आगे ले जाएगा। आप उसमें कुछ उस कंपनी में स्टेक रख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। तो ये संभव हो सकता है, क्योंकि देखिए आइडियाज को अगर आप परस्यू नहीं करेंगे, अपने पास ही रखेंगे, तो फिर वो आइडियाज कभी इम्प्लीमेंट होगी नहीं। तो आइडिया को अगर परस्यू करने आप खुद नहीं कर पा रहे, तो इससे अच्छा ना कि कोई और करे आपके आइडिया को। कम से कम आपको ये तो सेटिस्फैक्शन होगा कि आपकी आइडिया रियलिटी में बदल रही है, और आप उसमें स्टेक रख सकते हैं। थैंक यू सर। नवरत्न कोचर जी ने काफी देर से हाथ खड़ा कर रखा है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार। नवरत्न जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नमस्कार प्रदीप जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी जो फाइनेंशियल पोजीशन आगे क्या रहेगी, तथा जो उधार दिया उसका कैसे रिकवर करें, और कॉस्ट कट डाउन किस तरह से करें? नहीं, क्या मैं एक बार रिपीट करिए ना क्वेश्चन को। ऐसा है कि फाइनेंशियल पोजीशन आगे क्या रहेगी, जो क्रेडिट उधार दिया हुआ है उसको कैसे रिकवर करें, और कॉस्ट कट डाउन किस प्रकार करें बिजनेस में, कॉस्ट कट डाउन। देखिए कॉस्ट कट डाउन के लिए तो बेस्ट तरीका है टेक्नोलॉजी का यूज। आप टेक्नोलॉजी जितना यूज करेंगे, अभी जैसे मैंने देखा कोई भीलवाड़ा से हैं, कोई कई कई जगह से हैं। अब देखिए हम लोग सब बैठ के बात कर रहे हैं, तो अब कॉस्ट कम करने का तरीका यही है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट यूज करें, और टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और कॉस्ट कम करें। ये तो ये एक तरीका है। आप कॉस्ट कम एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी टू द कस्टमर नहीं कर सकेंगे, तब वो कॉस्ट कटिंग चलेगी नहीं। एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर, वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, जहां भी कॉस्ट कम करने की स्कोप है वो आप कर सकते हैं। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी द्वारा ही संभव है, दूसरा कोई तरीका नहीं। और जहां तक उधार रिकवरी का बात है, तो उधार रिकवरी तो देखिए ऐसा है कि मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है। देखिए मैंने आज तक हमारे बहुत सारे रुपए डूबे भी, और बहुत सारे रुपए बहुत बरसों बाद भी आए। मैंने तो देखिए एक ही स्ट्रैटेजी अपनाई है जीवन में, कि मैंने कभी किसी को कड़े शब्द नहीं बोले, मैंने कभी किसी के ऊपर में रुपया रिकवर करने के लिए केस नहीं किया, मैंने अपना रिलेशनशिप कभी खराब नहीं किया। वो रिलेशनशिप खराब नहीं होने के कारण जब परिस्थितियां पलटी, तो वो अगले आदमी ने आके खुद ही रुपया दे दिया। क्योंकि देखिए मैंने देखा है हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है, उसमें तो आप भूल ही जाइए पैसा रिकवर करना, और कड़े शब्द बोल के आप क्या करेंगे? अगर उस बंदे के पास रुपया देने की क्षमता नहीं है, तो वो कहाँ से देगा आपको? और रिलेशनशिप अगर अच्छी हमको रखते हैं, तो चांसेस है कि जब सक्षमता आएगी तब आपके रुपए आ जाएंगे। तो मेरी तो ये एक्सपीरियंस रहा है, और मैं यही एडवाइस दे सकता हूँ। पता नहीं आपके ऊपर ये काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरे साथ तो काम किया है। थैंक यू सर। अब इसी क्रम में सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने टीपीएफ साउथ कोलकाता के पास्ट प्रेसिडेंट जयचंद्र लाल जी मालू हैं हमारे साथ में, धन्यवाद ज्ञापन के लिए।
बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आज आपसे आपके एक्सपीरियंसेस सुनना, उसमें से काफी सारी लर्निंग भी निकाली हमने। जो आपने जवाब दिए वो भी काफी लर्निंग वाले थे। जयचंद लाल जी मालू हैं अपने साथ में, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं उनको अनम्यूट करना चाह रहा हूँ, और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आज 7 से 8:30 बजे जो टैली का सेशन कल हमने किया था उसको रिवाइज करने के साथ साथ में उसके आगे अपने चलेंगे और टैली का कोर्स आज कंप्लीट करेंगे। और कल 3:15 बजे अपने साथ में टीपीएफ के जो ट्रस्टी हैं, हमारे जो चीफ ट्रस्टी हैं डॉक्टर निर्मल जी चौरड़िया, उनको सुनने का मौका मिलेगा हमें। मैं जयचंद लाल जी मालू को अनम्यूट कर रहा हूँ। जारी आ रही है सर। मिली आपको। सादर जय जिनेंद्र। Work is worship, so we have to keep in mind to utilize every minute of our life efficiently and effectively. I sincerely thanks our own TPF member Sri Pradeep Ji Chopra, chairperson of iLead Institute. We both belongs to the same native place and I am very close to him. Also, I have attended his seminars quite a number of times. He is always available for knowledge enhancement, especially in the field of practical work education. Today, he has guided us how to utilize our idle time and take benefit out of it during lockout period. I again thank him sincerely for giving his valuable time and advice to all of us through his webinar. I also take the opportunity participants who have joined us in the webinar. This is the 16th episode of TPA program during lockout period. All the members are advised to participate in forthcoming programs till 3rd May 2020. Stay home, stay safe. धन्यवाद। थैंक यू मालू जी। प्रदीप जी, एक क्वेश्चन और आया है, जो क्वेश्चन का आंसर लिए बिना हम आपको नहीं जाने दे सकते। कुछ अपनी लिखी हुई कुछ किताबों के नाम सर, जो आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो सुनना चाहते हैं, आपकी लिखी हुई किताबों के नाम। देखिए, मैंने कई किताबें लिखी है, पर जो किताब सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, जो किताब स्टूडेंट्स से लेके 60-70 बरस के लोगों ने भी उसको पढ़ी और वो लेके बहुत उसको अप्रिशिएट किया, वो किताब है लव एंड रोमांस इन मैरिज। मैं देखिए उस किताब की एक बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरी बेटी की शादी हो रही थी और मैं, आप जानते हैं मेरी बेटी जो है वो एकदम मॉडर्न है और पढ़ी, MBA करके आई थी वो। और तो एक जब बेटी की शादी होती तो फादर की सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि भाई ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, अगर घरे तो कोई आ जाए। दिस इज द मेजर टेंशन इन दी फादर्स माइंड। और मेजर जो, और आजकल की शादियां जो है ना वो आपको, यू हैव टू मेक इट वर्क, इट विल नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। तो मैंने ये किताब लिखी कि हाउ टू मेक योर मैरिज वर्क, बिकॉज इसका कारण ये है कि हम दो जो मेल फीमेल जो हैं, हमारे सोचने के तरीके, हमारे काम करने के तरीके इतने भिन्न हैं कि ऐसे लगता है जैसे हम लोग कोई 2 प्लेनेट से आए हैं। और चूंकि ये हम लोग आपस में समझ नहीं सकते, इसके कारण ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो मैंने ये इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए किताब लिखी। और ये किताब मैंने एक्चुअली इनविटेशन कार्ड, मैंने इनविटेशन में ज्यादा खर्चा नहीं किया, इनविटेशन कार्ड के साथ ये किताब गई थी एक्चुअली फ्री। और मैं आज उसकी शादी को कम से कम 13-14 साल हो गए हैं और मैं देखता हूँ कि लोगों के घरों में ये किताब अभी भी पड़ी है, नहीं तो वो कार्ड तो उठा के फेंक देते। ये किताब इतनी पॉपुलर हुई कि प्रज्ञा के जो MBA कॉलेज के जो डायरेक्टर थे वो आके मेरे को बोले कि आई वांट दिस परमिशन मिस्टर चोपड़ा टू हैव दिस बुक, some 5 lakh copies of this book to be published, and I want to send it to all my ex-students, all my stakeholders, everybody. तो if you have a permission, तो उन्होंने उस किताब को छपाया और वो किताब इतनी वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुई। और मेरे पास कम से कम सैकड़ों लेटर्स आए पाठकों के, उसमें मैं सिर्फ आपसे एक लेटर शेयर कर रहा हूँ कि एक वकील है, डिवोर्स लॉयर बॉम्बे से, उसने मेरे को लिखा कि मिस्टर चोपड़ा, आई गॉट द बुक sent by Mr. Colonel Balasubramaniam, authored by you. When I got your book, I was drafting a petition for divorce for one of my clients. The moment I opened your book, I stopped drafting.
I asked my secretary not to disturb me, to cancel all appointments. And from that moment onwards, I finished the book in one sitting. I wish I would have got this book earlier. Then it would have saved my marriage, because I'm also a divorcee. Next day, I called my client, whose divorce petition I was drafting. I gave them this book and said, please read it. And after having read this, if you still want me to file the divorce petition, I'll do. Otherwise, you can come and tell me. Thankfully, they came after 3 days after having read your book, and they decided not to file the divorce petition immediately. Mr. Chopra, I can't thank you enough. Thank you so much for giving me this insight. I think this is one of my most well-read, most popular book. अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो आप रिक्वेस्ट देके आईलीड में ये लॉकडाउन खुलने के बाद भेज दीजिएगा. आई विल गिव यू दिस बुक. प्लीज रीड एंड देन यू कैन जज योरसेल्फ वेदर द पीपल हु हैड लाइक. अब मैं जब शादी के टाइम में किताब भेजा तो आप ये सोचिए, रवि पुदार जी ने मेरे को फोन करके बोला कि अरे यार तुम क्या किताब लिखे हो मेरे को, मैं तो पूरी किताब पढ़ रहा हूँ और मेरे को लगता है यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं वाइफ के साथ. मैंने कहा आप कर दीजिए, आप कौन मना कर रहा है. आप तो बोले यार मैं तो 70 वर्ष का हूँ. मैंने कहा 70 वर्ष किसने मना किया आपको करने. तो ये किताब जो है बहुत पॉपुलर हो गई. आप किताब भी पढ़ी और बहुत सारी किताबें हैं, बट दिस बुक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज इट एक्चुअली हैड चेंज्ड मेनी पीपल्स life and saved probably many people's marriages. Thank you so much, sir. Thank you so much, Pradeep ji. It was very nice to have you on board today at TPF Spandan. We look forward to many more interactions with you. I'll like to request my viewers, our participants and viewers on Facebook, कि अगर हमारे आसपास में कोई तेरापंथी प्रोफेशनल है जो अभी तक टीपीएफ से नहीं जुड़ा है, तो उन्हें मोटिवेट करें जरूर से टीपीएफ से जुड़ने के लिए, ताकि इतने बढ़िया स्पीकर्स को सुनने का मौका और मिलता रहे, उन्हें पर्सनल इंटरेक्शन भी हो सके इन स्पीकर्स के साथ में. और फेसबुक पे लाइक करिए हमें. फेसबुक का पेज है हमारा टीपीएफ नेशनल. facebook.com पे टीपीएफ नेशनल अपना फेसबुक पेज है, उसको लाइक करिए और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए. ये इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग और हमारे बाकी सारे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर और फेसबुक पर अवेलेबल है. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. नमस्कार.